हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज़ का जो पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है तो उसके लिए हमारे मतलब दो लॉज दिए गए हैं। ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस इसे डिटेल में समझेंगे कि ये मतलब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है और इस जो फैराडेज की फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसी है फैराडेज फर्स्ट लॉ की। When an electric current is passed through an electrolyte, the amount of substance deposited मीन्स, देखिए क्या है कि आप ना इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है। और जब आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है उसमें से आप क्या कर रहे हैं, करंट पास करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब करंट पास करवाएंगे तो रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। वो जो डिपॉजिट होगा सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस जो हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें उसके दौरान हमारे जो सब्सटेंस इकट्ठे हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो वो सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब हमें दिख तो रहा है कि हाँ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन कितना डिपॉजिट हो रहा है ये हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए फैराडेज का फर्स्ट लॉ आया था। तो वो ये कहता है कि जो वेट उस पर जो डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा अमाउंट में, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपने क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की पास करी होगी इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में क्या है। जैसे एक आप इमेजिन कर लीजिए, एक कंटेनर ले लीजिए। ठीक है, आपने इसमें क्या कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है आपने। मान के चलते हैं हम HCl फिल कर दिया है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, दो रॉड्स लगाए हैं। ठीक, दो रॉड्स लगाए हैं। यहाँ पर अब एक चीज का ध्यान रखेंगे। देखिए, एक एनोड होगा, हमारे जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो है, ये पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो किससे कनेक्ट होगा, हमारा एनोड से। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कैथोड, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से हमारा अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन भी पुट अप होता है कि जो हम इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस करते हैं, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उस पे जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल किससे अटैच होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से अटैच होता है। इसे हम ऐसे याद करते हैं। देखो, एनोड्स का मतलब ए से आ रहा है एनोड। एनोड मतलब यहाँ पर क्या आएंगे आपके एनायंस। एनायंस का मतलब, एनायंस कौन से होते हैं, मतलब जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो नेगेटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है जहाँ पर पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए एनोड मतलब कि एनायंस मूव करेंगे, और एनायंस मूव तब करेंगे जब ये जो है हमारा एनोड किससे अटैच होगा, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, ये हमारी बैटरी है। ठीक, अच्छा, सिमिलरली कैथोड। कैथोड का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मतलब इस वाले इलेक्ट्रोड पे जिसे हम कैथोड का नाम दे रहे हैं उस पर क्या आ रहे हैं, हमारे कैटायंस आएंगे। तो कैटायंस का मतलब क्या, जिन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। ठीक है, तो जो कैटायंस हमारे मूव करेंगे कब करेंगे, जब इसको मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा ना, तो जब हमने कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, इसलिए कैटायंस जो है इस तरफ मूव करें। मतलब ये याद करने का तरीका है कि कैथोड को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एनोड को हमेशा पॉजिटिव से। ठीक है, कैथोड पे हमेशा कैटायंस आएंगे, एनोड पे हमेशा एनायंस आएंगे, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ये हमेशा होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। देखो, अब ये जो HCl है, आपने क्या करा, पहले ये सारा अरेंजमेंट कर दिया, आपने दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मैं टिक कर देती हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बैटरी भी जोड़ दी। अब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें केमिकल रिएक्शन होगी। बेसिकली क्या होगा, ये जो HCl है हमारा, ये किसमें टूटेगा, कैटायन एंड एनायंस में। ठीक है, H+ और Cl नेगेटिव।
तो ये H प्लस मतलब क्या है हमारे क्या नाम है कैटायंस हैं, और Cl क्या है हमारे एनायंस। तो एनायंस किस पे जाएंगे हमारे एनोड पे, ठीक है। तो जब ये Cl नेगेटिव जो है एनोड पे जाएगा और H प्लस कैथोड पे जाएगा, तो अब ये धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएंगे। कैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, देखो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, देखो दो Cl नेगेटिव आएंगे, वो क्या करेंगे Cl2 बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो Cl2 है ये हमारा यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे Cl2 गैस जो होती है ना, क्लोरीन जो गैस होती है, वो यहाँ पर क्या होने लग जाएगी, इवॉल्व होने लग जाएगी एनोड पे, ठीक है। और सिमिलरली हमारा जो क्या नाम है कैथोड है, वो वहाँ पर क्या जाएगा हमारा H प्लस आयंस। H प्लस आयंस मतलब यहाँ पे रिडक्शन होनी है कैथोड पे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे होगा कि रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होना, ठीक है। सॉरी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। तो आप ना कैथोड पे देखेंगे ये रिएक्शन हो रही है, एनोड पे देखेंगे ये रिएक्शन हो रही है। तो अब आप देखेंगे कि कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो अब ये कितना अमाउंट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। यहाँ तो मैंने HCl ले लिया है, इसके बाद आप ना यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो उसकी अमाउंट हम कैसे बताएंगे, उसकी अमाउंट मतलब जितना हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जितना भी वेट हमारा जो यहाँ पर डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी भी अमाउंट की आप इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। W इज द वेट ऑफ सब्सटेंस, Q हमारा क्या है, Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जैसे अगर आपका ना ये क्वेश्चन आता है स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। ये सारा तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है। ये लिखने के बाद आप एक्सप्रेशन जरूर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जब ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है व्हाट इज W। ये चीजें ना बहुत छोटी सी हैं, बट ये काफी ज्यादा ना जैसे कहते हैं ना कि अच्छा इंप्रेशन डालती हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो W क्या है हमारा, W इज द वेट। ये सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए, वेट ऑफ सब्सटेंस, और ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया, इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू ZQ, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, तो फिर यहाँ पे आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से आप इस पूरे आंसर को लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप इसमें मतलब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्या है, आपने स्टेटमेंट भी लिख दी है और साथ के साथ आपने एक्सप्रेशन लिख दी और सारी चीजें आपने एक्सप्रेस कर दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो फिनिश होता है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको ये केमिकल रिएक्शन दी गई है और इसकी आपकी सेल इसको आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है इसकी, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको ये रिएक्शन दी गई है और इसकी आपको करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, ठीक है। तो जिंक प्लस में सिल्वर प्लस और Zn2 प्लस और सिल्वर, ठीक है। अच्छा अब इसकी जो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोई भी रिएक्शन होती है तो उसकी जो सेल रिप्रेजेंटेशन होती है कैसे करते हैं, पहले हमेशा ऑक्सीडेशन पार्ट लिखते हैं, फिर सिंबल लगाते हैं हम सॉल्ट ब्रिज का, फिर इसके बाद हम रिडक्शन वाला पोर्शन लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो देख लीजिए ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा, चार्जेस के बेस पे पता चलेगा। देखो यहाँ पर कितना है 0 है और यहाँ पर कितना है 2+ है, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना, ठीक है, ऑक्सीडेशन होना। और जबकि हमारा अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सिल्वर प्लस क्या है हमारा, सिल्वर बना रहा है, तो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर दिख रहा है ना कि रिडक्शन हो रही है, ठीक है।
तो ये चीज आपको क्लियर होगी, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। अब देख लीजिए कि कौन से ऐसे ऑप्शन में जहां पर पहले ऑक्सीडेशन बताई गई है और बाद में रिडक्शन लिखा गया है। देखो पहले यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन, तो सिल्वर तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन पे चलते हैं। सिल्वर के मतलब सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर बना रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रही है। और जिंक जो है यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, मतलब जिंक 2+ से जिंक पे जा रहा है, नहीं हमारे यहाँ पे जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। सी ऑप्शन में क्या है कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, और जिंक की भी हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसा नहीं होता, एक तरफ ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, राइट हैंड साइड पे हम हमेशा रिडक्शन दिखाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो एक तो ये मेथड है कि आप सारे ऑप्शंस देके एलिमिनेट करके आप अपना सही आंसर चूज कर लें, नहीं तो आप डायरेक्टली जो मैंने बताया कि हम जब सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा पहले ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को पहले लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या हमारा, जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, तो देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, डी ऑप्शन में ही दिख रहा है, जिंक से जिंक 2+ जा रहा है और ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है हमारा। इसके बाद हमारा रिडक्शन हो रही है सिल्वर पे, तो सिल्वर प्लस से क्या बन रहा है, हमारी सिल्वर बन रही है, तो ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, फोर हाफ रिएक्शंस फर्स्ट टू 4 आर शोन बिलो। 4 हाफ रिएक्शंस दिखाई गई हैं हमें। एक तो हमारा है क्लोरीन नेगेटिव से Cl2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रिएक्शन क्या है हमारा कि हाइड्रोक्साइड आयंस है हमारे 4 और वो हमें ऑक्सीजन और वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 3 में क्या है, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बना रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और फोर्थ में क्या है कि जो हमारे H+ आयंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हमारे H2 बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये हमारे जो ये 2 है इनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो रहा है, इन दोनों में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। देखिए तो फिर क्या कह रहा है ये, which two of these reactions are most likely to occur when concentrated brine is electrolyzed। मतलब ये बोल रहा है कि जब हम concentrated brine, मतलब ये कि ब्राइन का मतलब क्या है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड का जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं और कंसनट्रेटेड है वो। ठीक है, तो जो हमने सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब समझते हैं सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसनट्रेटेड है, अगर हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हमें इन चारों में से कौन सी 2 रिएक्शन देखने को मिलती है। देखो वैसे तो ना हमारे जो बुक में है इलेक्ट्रोलिसिस के ना काफी सारे प्रोसेसेस बता रखे हैं, मतलब कौन कौन से सॉल्यूशन के हिसाब से हमें कौन सा जो है प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड और एनोड पे। बट ये ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए सबसे अच्छे से इसे याद करना है। तो इसे तो मैंने ऐसे याद करा है कि जब ब्राइन सॉल्यूशन जो हमारा है उसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो जो सॉल्यूशन में जो बचता है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता है। ठीक है, तो इस बेस पे ना आपको पता लग जाएगा कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। आपको ये याद रहना चाहिए कि जो हमारा सॉल्यूशन जो बचा हुआ है उसमें आपका क्या बचेगा। तो मैंने तो ऐसे याद करा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बचता है, तो अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बच रहा है, सोडियम कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, और हाइड्रोक्साइड कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन में पड़े रहेंगे। तो आपके पास क्या बचा, ठीक है, क्लोरीन और H+। तो अब देख लो, एक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एक पे रिडक्शन हो रही है, तो हमारी जो ऑक्सीडेशन यानी कि हमारी जो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो आपकी ये वाली होगी। ठीक है, और हमारी जो कैथोड है उस पर हमारी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, ये जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने बताया ना कि इसके ना काफी सारे केसेस दे रखे हैं, 4 से 5, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे कि मतलब किस केस में हमें क्या जो है प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन के केस में याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें सॉल्यूशन में मिलेगा, तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो हमारा डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पे हमें मिलेगा। तो ये हमें किस पे मिलेगा, एनोड पे, और ये हमें किस पे मिलेगा, कैथोड पे। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शंस देखने को मिल रही है हमें, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ का, ये बी ऑप्शन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर टिन, ये हमारा टिन है। ठीक है, जो कि SN4+ से SN2 पॉजिटिव बना रहा है, कपल इज दिस, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अच्छा, एंड दैट फॉर द क्रोमियम 3+ से क्रोमियम कपल इज -0.74 वोल्ट। ठीक है, इस चीज को जरा हम ध्यान से नोट डाउन करेंगे, ये हमारा क्या है, नेगेटिव।
ठीक है, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, द टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल। अब हमने क्या कर दिया है, ये जो दो हमने मतलब कपल लिए हैं, इनको क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया और इससे बना दिया हमने एक सेल। ठीक है, द सेल पोटेंशियल विल बी, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखिए हर किसी जो सब्सटेंस की अपनी एक मतलब टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की, तो वो तो हमारा हो जाता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक्चुअली पता है क्या होता है, ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, देने की, मतलब लेने की, या जो रिड्यूस होने की या ऑक्सीडाइज होने की, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, जो हम प्रेशर टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने वो कंडीशन चेंज कर दी तो इनका जो पोटेंशियल है उनकी वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, डिफर कर जाएगी। तो अब इन दोनों को कनेक्ट करके हमने एक सेल बना लिया है। अब जब हमने सेल बना लिया है तो अब हमें सेल पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले तो हम सेल पोटेंशियल, जिसे हम ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है, ये नॉट रिप्रेजेंट करता है कि जो हमने सेल बनाया है वो स्टैंडर्ड स्टेट में बनाया है। ठीक है, यानी कि हम अगर हमने ये जो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिए हैं, दोनों कैसे हमारे स्टैंडर्ड स्टेट पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारा, ठीक है, वो कैथोड का लेंगे पहले, फिर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, लेकिन किसका होगा, एनोड का। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। तो कैथोड का हमारा रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें यही निकालना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा कि स्टैंडर्ड स्टेट पे जो ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर हमारे पास बाय चांस टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कंडीशन अलग हो जाती है, तो हम उस टाइम पे जो ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है वो हम थोड़ा अलग तरीके से निकालते हैं, वहीं पर हमारी नर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। तो पहले ये देख लिया ना हमने, ये देखो ये जो वैल्यूज दी गई हैं इसको कंपेयर कर लेते हैं पहले। कंपेयर, देखो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है हमारे पास, ऑब्वियसली बात है, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा ज्यादा है टिन का। तो मैं क्या नाम है, यानी कि हमारा जो ये इन दोनों में से रिडक्शन किस पर होगी, टिन पर होगी। ठीक है, यानी कि ये कैथोड पर जाएगा और ये इस पर ऑक्सीडेशन होगी तो ये कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से लिखेंगे कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, कैथोड का, कैथोड पे हमारा क्या जाएगा, टिन, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.15। ठीक, माइनस का साइन। रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे हमारा ये जा रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.74 माइनस। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि माइनस ये तो है ऑलरेडी, और ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, एनोड का, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ये रहा। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, और वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय कंपेयरिंग देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा तो वो वही चीज करेगा। जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी, तो यानी कि इस पर रिडक्शन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब देख लो, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.89 वोल्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये कहाँ पर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। मतलब ये है कि हमें ना एक ये रिएक्शन, मतलब ये सेल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखनी है और फिर क्या करना है, हमें ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है इस सेल का। ठीक है, एट 298 केल्विन। तो सबसे पहले ना देख लेते हैं ये जो हमें डेटा गिवन है, जो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इसको हम किस तरीके से रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया सेल रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन पार्ट लिखा होता है, दैट मीन्स टिन पे हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज है और इसके बाद ये क्या दिया गया है हमारा, रिडक्शन वाला पार्ट, तो यानी कि H प्लस पे हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। सबसे पहले इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द सेल रिएक्शन इज, सेल रिएक्शन हमारी क्या होगी, सेल रिएक्शन हमारी होगी टिन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा जो टिन है वो हमारा कैसा है, सॉलिड है। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास H+ है जो कि हम एक्वस, H+ जो है एक्वस मीडियम में रहेंगे, ठीक है। और सिंपल पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। ये जब भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है टिन की तो ये एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा और हमारा जो H+ है वो क्या है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इनकी कंसंट्रेशन दी गई है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन वो हम यहाँ पर लिखते नहीं है, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रोड के बारे में बताया गया है कि जो हाइड्रोजन जो हमारी गैस जो इवॉल्व होती है उसके लिए हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो प्लेटिनम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से यहाँ पर अब यहाँ पर ना रिएक्शन हमने मतलब बेसिक रिएक्शन तो हमने लिख ली है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको ना एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बैलेंस कैसे, देखो आपको पता है यहाँ पर, यहाँ देखने पर भी पता लग रहा है कि जो टिन है 2+ बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो हाइड्रोजन जो है जो कि H+ है ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और H2 गैस रिलीज कर दी, तो ये तो हमारी हो जाएगी सेल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद ना हमें क्या निकालना है, EMF ऑफ द सेल, ठीक है। देखो तो हमने इसकी सेल रिएक्शन तो लिख लिया, अब हम इसका क्या निकालेंगे, EMF ऑफ द सेल। अच्छा, अब इसको ना बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो एक है हमारा EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। एक है हमारा E सेल, ठीक है। ये भी हमारा EMF ऑफ सेल होता है, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना, तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको ये कैलकुलेट करना है या फिर ये कैलकुलेट करना है। यानी कि ये EMF ऑफ सेल है एट स्टैंडर्ड कंडीशन और ये EMF ऑफ सेल है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब पहले समझ लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या, ठीक है। ये एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होना चाहिए, और आपकी कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलैरिटी होनी चाहिए। साथ में जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या हो जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या है, इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, चाहे तो प्रेशर की, चाहे तो टेम्परेचर की, चाहे कंसंट्रेशन की। तो तीनों, अगर ये तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको अगर इन तीनों में से किसी एक की भी पोजीशन मतलब जो वैल्यू है वो चेंज होती है दिखाई दे, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, EMF ऑफ द सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। अब इसके ना 2 तरीके मैं बता देती हूँ। पहले तो ये चीज, पहले इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में क्या आ रहा है कि टेम्परेचर तो ठीक है 298 केल्विन दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपको क्या दिया है, यहाँ पर जो डेटा गिवन है इसमें क्या कंसंट्रेशन आपको 1 मोलैरिटी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो गई है। अब कंसंट्रेशन चेंज हो गया, दैट मीन्स आपको ये मतलब E सेल निकालना है, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वाला आपको E सेल निकालना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है। देख लेते हैं, जब E सेल निकालते हैं हम, ठीक है, इसके लिए जो हमारी नर्स इक्वेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। 2.303 RTNF और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये नॉन स्टैंडर्ड स्टेट के लिए ही है। अच्छा, अब अगर ना सपोज करो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर हमारा जो टेम्परेचर जो होता है वो 298 केल्विन होता है, स्पेशली मतलब कंसंट्रेशन हमारी अलग दे रखी है नॉन स्टैंडर्ड वाली, या प्रेशर अलग दे रखा है, बट टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। और R की वैल्यू तो पता ही होती है, गैस कांस्टेंट होती है 8.314, और फैराडे की वैल्यू 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। मतलब ये कि अगर अब क्या है, अगर R की वैल्यू, R T और F की वैल्यू, देखो वैसे तो जनरल फार्मूला हमारे पास नर्स इक्वेशन का यही है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन में कभी भी अगर आपको E सेल निकालना हो तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है।
लेकिन अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं कैलकुलेशन को। देखो अगर R की वैल्यू जो कि गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, ये रख देते हैं। टेम्परेचर अगर हमारा स्पेशली 298, अब 298 केल्विन का मतलब ये नहीं है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, मतलब हमारा सिर्फ टेम्परेचर ही तो हुआ है 298, हमारी कंसंट्रेशन तो देखो अलग अलग है, मतलब 1 मोलैरिटी से अलग है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का ही है हमारा ई सेल, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर 298 केल्विन होने से हमारी जो है स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं बन जाती है, ठीक है। तीनों चीजें, प्रेशर भी, टेम्परेचर भी और कंसंट्रेशन, हमारी तीनों स्टैंडर्ड कंडीशन में होती हैं, तभी हम उसे स्टैंडर्ड कंडीशन मानते हैं, अदरवाइज नहीं, सिर्फ टेम्परेचर के होने से नहीं, ठीक है। तो हमारा अब स्पेशल केस ले लेते हैं। जनरल फॉर्मूला ये है, अब स्पेशल केस ले रहे हैं। आर की वैल्यू तो 8.314 है और 1 फैराडे की वैल्यू तो आपको बताइए 96500 कूलम होती है। अगर स्पेशली टेम्परेचर हमारा कितना है 298 केल्विन, तो हमारी जो ये इक्वेशन है इसको अगर हम सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बनती है, हमारी जो इक्वेशन बन जाती है 0.0591 n, ठीक है। तो हम हमारी जो कैलकुलेशन है वो अगर आसान मतलब हो जाए तो ये फॉर्मूला बना दें। इसका मतलब ये है कि इन जनरल हमें मतलब क्वेश्चन में ना 298 केल्विन दिया ही जाता है टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन दिया जाए तो नल्स इक्वेशन हमारी ये बन जाती है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो जनरल फॉर्मूला है, ये स्पेशली कब है, जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाता है। तो जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी इक्वेशन से निकल जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन मतलब इसी फॉर्मूले को हम ध्यान में रखकर हम अपना ई सेल निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब ई सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट माइनस में नर्स इक्वेशन जो हमने लिखी है, और हमारी जो रिएक्शन थी उसमें देख लेंगे हमारा प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। देखो देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की होती है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन हमारा जो रिएक्शन है उसमें जो सॉल्यूशन स्टेट में है, ठीक है, जो सॉल्यूशन फॉर्म में है जो भी सब्सटेंस, उसी की हम कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो जो टिन है ये हमारा कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये H+ है, ये हमारा एक्वस फॉर्म है, यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में है। सिमिलरली जो SN2+ है ये हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो और H2 हमारा क्या है, गैस। तो हम जो कंसंट्रेशन लेंगे प्रोडक्ट में हमारा ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, हम एक्वस सॉल्यूशन भी लेंगे जो कि हमारा Tin2+ है। तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ रख देंगे। इसके बाद हमारा रिएक्टेंट में ये दोनों है, लेकिन हम कंसंट्रेशन किसकी रखेंगे, H+ आयन की, ठीक है, इसकी नहीं रखेंगे, ठीक। अच्छा, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ रख देंगे। अच्छा, इनके जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब सॉरी पावर में बन जाते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है ये पावर में रहेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 रहेगी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो ई नॉट है ये तो हमें पता ही है कि ई नॉट कैसे निकालते हैं, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये माइनस और इसको एज इट इज उतारेंगे और लॉग प्रोडक्ट मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.004 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि 0.02 दी गई है, और मैंने बताया इनका कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा पावर में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है भाई। Sn ने Sn2+ बना दिया, इनकी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये एक H+ आयन जो है इसने एक ले लिया, तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी थी, 2 H+ आयन की, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो जब आप इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, कैथोड मतलब जो हमारा कैथोड में रिडक्शन हुई थी उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0, एनोड पे ये है, और n की वैल्यू 2 रख दी, और ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0.004 और 0.02 मल्टीप्लाई में 0.02, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रेट करेंगे तो देख लीजिए, इसका डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। दो जीरो से 2 0, ठीक है, ये कट जाएगा तो 10 बचेगा। तो log 10 क्या होता है हमारा 1, तो log 10 की वैल्यू तो हो गई 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा log 10, ठीक है। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, log 10 हमारा हो जाएगा 1
और इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या, तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। बेसिकली पता क्या है, आपको ना ये पता होना चाहिए कि आपको ई सेल निकालना है या ई नॉट सेल निकालना है। तो मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड स्टेट के लिए ई नॉट निकालना होता है और नॉन स्टैंडर्ड स्टेट के लिए हमारा ई सेल। टेम्परेचर देखकर आप ये डिसाइड मत कर लीजिए कि ये निकालना है ये निकालना है, आपको सारी कंडीशन देखनी है, मतलब कंसंट्रेशन भी देखनी है, प्रेशर भी देखना है और टेम्परेचर भी देखना है। तीनों अगर हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो ही हम ई नॉट, सिर्फ ई नॉट निकालेंगे। अगर तीनों में से कोई भी चीज वेरी कर जा रही है तो हम ई सेल निकालेंगे। यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन जो थी वो 1 मोलैरिटी से अलग थी, तो इसी वजह से हमने ये इक्वेशन यूज करी है। ठीक है, जब स्पेशली हम क्या करते हैं, टेम्परेचर 298 ले लेते हैं तो नर्न्स इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला बन जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज करके हमने आंसर जो है ई सेल का निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग 0.01 मोलैरिटी पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है जिसका, और 0.01 मोलैरिटी क्रोमियम 3+ aqueous solution and 1 into 10 raised to the power -4 molarity of H+ ion in aqueous solution. The half cell reaction is this. इसमें जो हमारा डाइक्रोमेट जो आयन है वो H+ के साथ रिएक्ट करके इसमें जो है हमारा Cr3+ बना रहा है। ठीक है, और हमें जो गिवन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें दिया हुआ है वो 1.33 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो वो यहाँ पर एक एक वर्ड का देखिए मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन में एक एक वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। आपको पोटेंशियल निकालना है फॉर हाफ सेल। ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, फॉर हाफ सेल। अच्छा, क्या नाम है, ये क्यों निकालना है, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है हम ये यूज करेंगे, मतलब हमें ये निकालना है और इसे निकालने के लिए हम नर्न्स इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, और हाफ सेल कंटेनिंग, बेसिकली ये जो रिएक्शन दी गई है ये हाफ सेल है। मतलब देखो, एक है रिडक्शन, एक है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन जो हमारा रिडक्शन हुआ है, हाफ रिएक्शन, वो अलग होती है। ऑक्सीडेशन जो हुआ है जिस रिएक्शन में, वो रिएक्शन हमारी अलग है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ जो डेटा हमें गिवन है वो है हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे ऐड हो रहे हैं, तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है हाफ रिएक्शन है, और ये किस पर हो रही है, हमारी कैथोड पर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और हमें ये सारा डेटा गिवन है। अच्छा, और हमें ये अब क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये क्लियर हो चुका है कि हमें नेक्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। पहली बात तो ना, इक्वेशन में आपके ना गिवन होगा कि टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे आपकी ये रिएक्शन ली जा रही है, मतलब डेटा गिवन है। अगर टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा ना, तो हम ये मान के चलते हैं हमें ये टेम्परेचर गिवन है, और इसके लिए हमें ये नर्न्स इक्वेशन, ये वाली नर्न्स इक्वेशन हमें यूज करनी, क्योंकि ये मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में लिमिटेड, मतलब ये कि टेक्स्ट बुक में और जो आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए बनते हैं। ठीक है, तो आप जनरल फॉर्मूला ये याद करेंगे, बट क्योंकि टेम्परेचर हम मान के चलते हैं, नहीं तो गिवन होता है, नहीं गिवन होता तो मान के चलते हैं कि टेम्परेचर कितना है 298, और आर की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू सबको पता होती है, तो ये वैल्यू हम मान के चलते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके लेवल तक, अप टू 12th लेवल तक, कंपटीशन लेवल पे जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे नहीं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप डायरेक्ट जो नर्न्स इक्वेशन है इसका ये फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये फॉर्मूला हम, देखो आसान है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने उस रिएक्शन को यहाँ पर साइड में लिख दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ई नॉट की वैल्यू पता मतलब रखनी है हमें, तो वो कितनी है हमारी 1.33। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू रखेंगे 0591, और एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो पहली बात तो ये रिएक्शन गिवन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज आप जो है डेटा के अकॉर्डिंग मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इजी होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो हम इजीली हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे 6। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर लिख देती हूँ हियर एन इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है हमारा, क्रोमियम। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर जो मैंने बताया ना कि
इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी, कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हम रखते हैं वो किसकी रखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन की रखेंगे। तो जो जो एक्वस सॉल्यूशन में है प्रेजेंट, सिर्फ हम उसी की कंसंट्रेशन यहाँ पर रखेंगे। तो प्रोडक्ट में एक तो वाटर है और एक क्रोमियम 3 है, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्रोमियम 3 एक्वस सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन दी है, तो वाटर को हम नहीं रखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम 3 प्लस को रखेंगे। तो क्रोमियम 3 प्लस जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स को तो लिखेंगे नहीं, H+ और डाइक्रोमेट आयन है। तो H+ यहाँ पर दी हुई है कंसंट्रेशन, और डाइक्रोमेट आयन की भी कंसंट्रेशन दी हुई है, तो इसी कंसंट्रेशन को हम रख देंगे, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा आपका डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 रहेगा, और H+ कितने हैं हमारे पास 14। तो हमारे पास बेसिकली ये फॉर्मूला रहेगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 1.33, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.009, ठीक है। और लॉगरिथम, अब ध्यान से देखेंगे, क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम इसकी कंसंट्रेशन है 0.01, ठीक है, इसकी पावर 2। इसके बाद डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन 0.01, और H+ की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी 1 इंटू में 10 की पावर -4, लेकिन इसकी पावर कितनी है 14। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1.33 0.009 लॉगरिथम, ठीक है। देखो ये तो ये पूरा कट गया, ऊपर क्या बचेगा 0.01, ठीक है। और अगर हम इसको देखें 1 तो नेग्लेक्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 14, ठीक है। और अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 10 की पावर कितनी हो जाएगी -54, ठीक है। और फिर इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, इसको साथ के साथ ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, लगाएंगे 10 की पावर 54, ठीक है। ये माइनस में ना ऊपर चला जाएगा 54। अब क्या होता है कि लॉगरिथम जो 10 की पावर होती है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, तो 1.33 0.009 मल्टीप्लाई में ये 54 आगे आ जाएगा, और log 10 हमारे कितना हो जाएगा 1। तो अब बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व, ठीक है। अब देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करा है, 54 को आगे लिया मल्टीप्लाई करके, log 10 की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ये आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आया है ई सेल का, ठीक है, वो कितना आया 0.7981, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इसकी क्वेश्चन को जो समझना होता है ना, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम कैसे समझते हैं, हमें कौन सी चीज़ गिवन है, कब क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, हम इसमें भूल जाते हैं, ठीक है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज कैलकुलेशन तो देखिए सभी को आती है, बट मेरा मेन जो मोटिव है वो ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, ठीक है, और डेटा को किस तरीके से यूज़ करेंगे हम अपने जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयन इज दिस 0.01 मोलरिटी। कंसंट्रेशन देखते ही पता लग गया है कि ये हमारी जो मतलब कंडीशन है ये नॉन स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पे नॉन इक्वेशन ऑब्वियस सी बात है, देखो तो देखते क्वेश्चन को देखते ही आ जाना, मतलब दिमाग में ऐसे, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि फटाक से हमें जो है आंसर जो है, मतलब सॉरी, फटाक से हमें फॉर्मूला या जो डेटा गिवन है ना उससे रिलेटेड जो हमें फॉर्मूला दिया जाता है ना वो हमें याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन यूज़ करेंगे, देखते ही पता चल रहा है। और आपको ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है आयरन का 0.45 वोल्ट, यहाँ पर मैंने अलग से दिखा रखा है माइनस, तो ये माइनस मतलब माइनस में है इसका रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन। तो नर्स इक्वेशन यूज़ करेंगे, और मैंने बताया था नर्स इक्वेशन 298 केल्विन पे कैसे यूज़ करते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है, नर्स इक्वेशन का, ठीक है, क्लियर।
चलिए, अब ये तो हमें पता लगे, ये फॉर्मूला रखेंगे। अब यहाँ पर हमें ई नॉट की वैल्यू तो गिवन है, एन की वैल्यू है और पी प्रोडक्ट रिएक्टेंट ये सब देखना है, मतलब किस तरीके से। तो सबसे पहले ना आप ना इस चीज़ को देख लीजिए, डेटा आपको किस तरीके का गिवन है। डेटा आपको जो गिवन है ना, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, ये कैसा दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दिखानी पड़ेगी तो वो इस टाइप की कुछ दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये, ठीक है, आयरन जो है 2+, ये है आपका एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक्वस स्टेट में है, चार्ज स्पीशीज है ना, तो यहाँ पर ये जो है आयरन एक्वस सॉल्यूशन में है। ये क्या मतलब रिएक्शन कुछ ऐसी ही हो रही होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन वाली ही होगी, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आयरन बनाएगा सॉलिड। अब यहाँ पर देख लेते हैं एन की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -0.45, ठीक है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2, ठीक है। और लॉगरिथम प्रोडक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन की ही लिखते हैं हम, यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड के बारे में कुछ नहीं लिखते, ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन है। तो प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1। तो ये यही चीज़ें हमें सीखनी है, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे देखिए, लेकिन हमें यही चीज़ें सीखनी है कि किस तरीके से हमें जो अपना डेटा है उससे हम अपने न्यूमेरिकल तक, मतलब एक्चुअल जो रियल सॉल्यूशन है वहाँ तक हम पहुँच पाएँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब आपको बेसिकली ये रिएक्शन ये क्लिक हो जाना चाहिए कि जब हमें इस तरीके का डेटा गिवन होता है तो हमें रिएक्शन किस तरीके से लिखनी है, एन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, प्रोडक्ट क्या रहेगा, रिएक्टेंट क्या रहेगा, हम यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी लिखेंगे, यही सब चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए था, वो नहीं है, तो प्रोडक्ट हम क्या लिखेंगे, 1। अच्छा, अब इसके बाद रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट में हम क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे, आयरन 2+। तो आयरन 2+ की कंसंट्रेशन यहाँ पर कितनी है, 0.01। अब देख लेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट तो आयरन का 1 है, आयरन 2+ का 1 है, तो यहाँ पर पावर क्या रहेगी, 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, ठीक है। ये 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और लॉग 10 कितना होता है, 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ई से, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन में आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। डेल्टा जी मतलब हमारा जो है गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, वो, और ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी क्या रहनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू देखो, और ई नॉट की वैल्यू क्या रहेगी। देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी का फॉर्मूला कहते हैं -NFE सेल, ठीक है। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या है, फैराडे, और ई नॉट सेल हमारा जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर हमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, देखो ये थर्मोडायनेमिक का भी हम देखकर बता सकते हैं कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है ना, ये नेगेटिव होनी चाहिए, किस लिए, जब हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, अगर ये डेल्टा जी हमारा जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारी कैसी रिएक्शन हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो फिजिबल नहीं है, बेसिकली देखा जाए, ठीक है, फिजिबल नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फिजिबल होने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव देख लेते हैं, कहाँ पर है, ये डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी पहले लिखा है, तो यहाँ पर भी डेल्टा जी जो पहले लिखा होगा वो डेल्टा जी के लिए ही लिखा जाएगा, तो नेगेटिव ये, तो ये और ये ऑप्शन तो हटा दो। अच्छा, अब सोच के देखो कि ये नेगेटिव कब आएगा, ये नेगेटिव रहना चाहिए जब हमारा जो है एन एफ और ई नॉट, ये पूरी टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो एन एफ तो पॉजिटिव तो होते ही हैं, ठीक है, ई नॉट क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और F क्या है फैराडे, तो ये तो पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे। तो डिपेंड किस पे कर रहा है हमारा ई नॉट सेल, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो ई नॉट सेल है वो कैसा होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, अगर हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस बनानी है, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखने को मतलब मिल रहा है हमें डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब रहेगा, जब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये दोनों तो है पॉजिटिव, बस इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा डेल्टा जी कैसा आएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा ओवरऑल आंसर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव और ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सिल्वर एक्वा सॉल्यूशन, उसमें मतलब ये रिएक्शन दी गई है जिसमें एक जो है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है प्लस 0.80 वोल्ट। सिमिलरली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन दिया गया है, ठीक है, इसकी रिएक्शन दिखाई गई है और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ये दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड द ई नॉट सेल फॉर, मतलब ये कि आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सेल या जिसे कहते हैं ना कि सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। और क्योंकि यहाँ पे ई नॉट है इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमें ये मतलब निकालना है सेल पोटेंशियल, ठीक। और हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है, सिंपल सिंपल से। सबसे पहले तो हम देखो, अगर ये रिएक्शन गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम डेटा को देखकर हम कंक्लूजन निकाल सकते थे कि किस पे ऑक्सीडेशन होगी, किस पे रिएक्शन रिडक्शन होगी। देख लेते हैं पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन भी क्या है, आपका जो आयरन है सॉलिड वो क्या कर रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आयरन के ऊपर जो चार्ज है, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर 2+ है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ आयरन क्या हो रहा है, यहाँ पर +2, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 0 से +2 की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं अगर कवर कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है सिल्वर पे क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन का, जबकि सिल्वर +1 से सिल्वर 0 जा रहा है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो हमारा जो है कम हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारा किसका पार्ट है, रिडक्शन का पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये तो रिएक्शन दी हुई है, नहीं दी होती तो हम ये जो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं ना, तो इसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे देखो सिल्वर का भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, कैसा दिया गया है, रिडक्शन दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये जो हमें डेटा दिया गया है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा, सिमिलरली आयरन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो हमें ये जो डेटा गिवन है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। आप देख लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, सिल्वर का, तो दैट मीन्स सिल्वर पे रिडक्शन ही होनी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कौन करेगा, आयरन ही करेगा। तो आप जब ये डेटा गिवन होता है ना, वहाँ से भी आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है। अदरवाइज ये रिएक्शन अगर आपको दी है तो ये तो और भी अच्छा आती है, ठीक है। तो ई सेल कैसे निकालते हैं हम, अगर रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ठीक है, फॉर्मूला जो है वो यही, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, मतलब एनोड पे हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो हम रखेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल ही रखेंगे। फॉर्मूला हमारा यही बताता है हमें, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो यानी कि सिल्वर पे रिडक्शन हो रही है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास कितना है, 0.80, वो भी पॉजिटिव, ठीक है, और ये माइनस। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ये वाला डेटा हमें यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, तो रिडक्शन पोटेंशियल ये वाला यूज़ करना है, क्योंकि एनोड पे यही रिएक्शन हो रही है हमारी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे ये माइनस, ठीक, और ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, माइनस का 0.44, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है इसका आंसर 4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया है 1.24 वोल्टेज, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। आपको ना 2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई हैं, किस किस की, देखिए टिन 2+ एक्वा सॉल्यूशन
जिसकी रिडक्शन हो रही है 10 बना रहा है। सिमिलरली जो आयरन 3+ आयन फॉर्म में प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2+ बना रहा है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। व्हाट इज द सेल रिएक्शन एंड पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट अकर्स। आपको सबसे पहले तो सेल रिएक्शन बतानी है, फिर इसके बाद में आपको इसका सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बता दिया कि आपको ये जो डेटा गिवन होता है ना, ठीक है, इसके बिहार पर आप ये बता सकते हैं कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली रिडक्शन हो रही है। तो ये देखिए, ये जो डेटा गिवन है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, किस टाइप का आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है जी। रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में किसका ज़्यादा है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू, किसका ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा रिडक्शन किस पे होगा, Fe3+, मतलब ये वाली रिएक्शन जो होती है ये हमारी किस पे होगी, कैथोड, यानी कि ये रिडक्शन दिखाएगी, और ये वाली जो रिएक्शन हमारी क्या नाम है, ऑक्सीडेशन दिखाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बनेगी, देख लेते हैं। सेल रिएक्शन, ठीक, आयरन पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और हमारी ऑक्सीडेशन किस पे हो जाएगी, टिन पे, ठीक है। तो इसको फ्लिप करेंगे, इस इक्वेशन को फ्लिप कर देंगे, ठीक है। क्या बनेगा, देखो, Sn Fe3+ से क्या बनेगा आपका Fe2+, क्योंकि रिडक्शन हुई है, ठीक है। और Sn यानी कि ऑक्सीडेशन, इसको फ्लिप कर दिया हमने, ठीक है। तो फ्लिप कर देंगे तो Sn मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सॉलिड है, और ये क्या नाम है, Sn2+ बना रहा है, ठीक है, एक्वस में, ठीक है जी। और ये भी एक्वस है आपकी, ठीक है, और ये भी आपका कैसा है, एक्वस फॉर्म में ऊपर लिख देंगे, ठीक। वैसे इसे साइड में लिखना है हमेशा। अब देख लीजिए, अभी देखिए ये रिएक्शन आपने बेसिक रिएक्शन तो लिख लिया है कि किस पे रिडक्शन हो रही है और किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसको और इसको कंप्लीट मतलब बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2Fe3+, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2, यहाँ पर लिख देती हूँ 2, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2Fe2, ठीक है। अब जो है हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस हो रही है, तो हमारी सेल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो हो चुका है। अब हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो, E मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, बट किसका, एट कैथोड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एट एनोड जो हुआ, ठीक है। तो अब देख लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे, कैथोड पे हमारी रिएक्शन ये है कि रिडक्शन किसकी हुई थी, हमारी Fe3, मतलब इसकी रिडक्शन हुई थी, ठीक है। तो इसका जो कैथोड पे जो वैल्यू है वो कितनी, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये रहा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे हमारा ये रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो हमें क्या करना है, जो एनोड पे रिएक्शन हुई है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना दे रखा है हमें, -0.14, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ना न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखो सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो नर्व्स इक्वेशन को ध्यान में रखकर आते हैं, और या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक। तो दोनों में मैंने डिफरेंस बता ही दिया है। जो स्टैंडर्ड वाला होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही दिया जाएगा। आपको बेसिकली डेटा देखकर आपको पता लगाना है कि नर्व्स इक्वेशन यूज़ करनी है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। नर्व्स इक्वेशन कहाँ यूज़ करेंगे, जब आपकी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ करेंगे। बाकी ये हो जाएगा। और ना एक जो चीज़ यहाँ पर जो सीखने वाली है वो ये है कि डेटा को देखकर आप कैसे पता लगाएंगे कि किस पे रिडक्शन हो रही है और किस पे ऑक्सीडेशन। तो वो मैंने उसका बता दिया उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा, ठीक।